नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बाखबर में आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार के वरिष्ठ मंत्री गोपाल भार्गव की एक पीड़ा या दुख। दरअसल वो कहते हैं कि सरकार जब बनी और मंत्रियों के शपथ समारोह हुआ, उसके बाद से लगातार मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर, विभाग बंटवारे को लेकर बहुत सारी अटकलें हुई और उसमें सबसे खास बात जो उनको चुभती है और दुख देती है वो ये कि मलाईदार महकमे। उन्होंने कहा कि मैं पिछले करीब 35 साल से विधायिका में है और वो लगभग 15 साल से मंत्री हैं लगातार। उनका कहना है कि मुझे आज तक पता नहीं चला कि ये मलाईदार क्या होता है और मालदार क्या महकमा होता है। इस पर भी उनको दुख है। और दूसरा वो ये भी कहते हैं कि जब से कमलनाथ की सरकार गिरी है और भाजपा की सरकार सत्तारूढ़ हुई है, तब से कहा जा रहा है कि सिंधिया गुट के मंत्री और भाजपा के मंत्री, इस पर भी वो ऐतराज करते हैं। वो कहते हैं कि जब बीजेपी में सब शामिल हो गए तो कोई गुट नहीं, सारे मंत्री भाजपा के हैं, कोई ना सिंधिया का है ना कोई शिवराज का है। वो याद करते हैं और कहते हैं कि जब पटवा जी की सरकार हुआ करती थी, कोई नहीं कहता था कि इसमें कैलाश जोशी गुट के मंत्री हैं या प्यारेलाल खंडेलवाल गुट के मंत्री हैं। तो ये सारी बातें हैं जो राजनीति में पुराने लोगों को बहुत सालती है। इस मुद्दे पर हम बात करेंगे कि आखिर ये मलाईदार कौन और क्या है। टेलीफोन लाइन पर हमसे बात करने के लिए जुड़े हुए हैं दो वरिष्ठ पत्रकार, ऋषि पांडे जी और देवदत्त दुबे जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार, धन्यवाद। पांडे जी, दरअसल आपको भी मेरे ख्याल से 35 साल हो गए मध्य प्रदेश में पत्रकारिता करते हुए, भोपाल में पत्रकारिता करते हुए। इस पूरे 35 साल के कार्यकाल में कभी आपको भाजपा की सरकार में ऐसा सुनने को मिला कि मलाईदार विभाग और ये इस गुट के मंत्री हैं, ये उस गुट के मंत्री हैं? इसको देखकर जो अभी ताजा सीन चल रहा है कि सिंधिया गुट के 11 मंत्री हो गए, 14 मंत्री हो गए, उनके महकमे के जो मंत्री हैं उनको अच्छे महकमे मिल गए, मलाईदार जिसे कहा जा रहा है। आपका इसमें क्या कहना है? क्या ये भाजपा के भीतर अच्छी परंपरा है या इसका कोई विरोध करेगा? नहीं, परंपरा तो निश्चित रूप से अच्छी नहीं कही जा सकती राजेंद्र जी, पर ये मलाईदार शब्द का कोई पहली बार उपयोग हो रहा है ऐसा भी नहीं। ये अमूमन अखबारों की टर्मिनोलॉजी है और उसमें जो विभाग ज्यादा महत्व का है और मलाई से आशय यहाँ पर जो मलाई का जो मलाई जो बनने की प्रक्रिया है, दूध जब उबलता है तो दूध के उबाल के बाद ही मलाई जमती है और वो उसका मतलब क्रीमी पक्ष होता है जिससे कि उसका क्रीम निकलता है और उसी मलाई से बाद में घी बनती है। तो ये पूरी एक प्रोसेस है मलाई की, तो इसलिए मलाईदार का आशय आपने उसको बहुत अच्छे से डिफाइन कर दिया जी। जी, आपने उसको अच्छे से परिभाषित कर दिया। जी जी जी। और मलाई की बात को गोपाल भार्गव जी तरीके आदमी यदि समझ नहीं पा रहे हैं या समझना नहीं चाह रहे हैं तो ये आश्चर्य की बात है। बाकी सबको पता है हर क्यों परिवहन के लिए, क्यों पीडब्ल्यूडी के लिए, क्यों सिंचाई विभाग के लिए, क्यों ऐसे निर्माण से जुड़े हुए विभाग के लिए, वाणिज्यिक कर के लिए मंत्रियों की इच्छा होती है। जो कोई अपनी तरफ से नहीं कहता है कि उसको स्कूल शिक्षा चाहिए, क्योंकि शिक्षा में बहुत गुणात्मक परिवर्तन लाना चाह रहा है और जो स्कूली शिक्षा है खासतौर पे वो वाला विभाग चाहिए। इस तरह के विभागों में सहकारिता को कोई क्यों नहीं लेना चाहता है, जबकि एक बहुत बड़ा विभाग है और इसके जरिए एक बहुत बड़ा नेटवर्क खड़ा हो सकता है राजनीतिक तौर पे, बहुत आप अपने आप को समृद्ध कर सकते। लेकिन यदि सिंधिया जी ने अपने मंत्रियों के लिए परिवहन, राजस्व, इस तरह के विभाग लिए हैं, स्वास्थ्य, तो और मैं ये जरूर पहली बार देख रहा हूँ कि इस बार बीजेपी सरी की पार्टी जो कि अभी तक पिछले 15 साल के बीजेपी के कार्यकाल को उठा के देखा जाए तो कभी गुटी उसमें नहीं रही। हाँ, 90 के दौर में जरूर बीजेपी में गुटबाजी थी। सुंदरलाल पटवा, कैलाश जोशी, वीरेंद्र कुमार सकलेचा आदि आदि तमाम गुटे उस समय हुआ करते थे। लेकिन आज पिछले 15 साल से बीजेपी में कोई गुट नहीं। तो उस गुट के आधार पर तो मंत्रियों का सिलेक्शन हुआ, न गुट के आधार पर कभी विभाग वितरण हुआ। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि विभाग वितरण में सिंधिया और बीजेपी, इससे साफ साफ रूप से एक विभाजन दिखता है कि जो भाजपा है वो सिंधिया नहीं है, जो सिंधिया है वो भाजपा नहीं। और ये इनको दोनों को एकाकार होने में समय लगेगा, सिंधिया को भाजपा होने में और भाजपा को सिंधिया को अपना महसूस करने में थोड़ा समय लगेगा। लेकिन आज एक डिवीजन की रेखा राघवन जी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, जो मंत्रिमंडल विस्तार के समय, जो मंत्रियों के विभागों के वितरण के समय। और मैंने तो कल एक विश्लेषण ऐसा भी देखा जो मेरी भी इसमें आंखें फटी रह गई कि बजट के आवंटन में किसको कितना हिस्सेदारी मिली।
अब समझ में ही नहीं आ रहा क्या बजट क्या पूरा सिंधिया खेमा घर ले जाएगा। वो बजट पूरा का पूरा राज्य के विकास और उसके लिए काम आ रहा है, लेकिन उसमें यह आया कि 27% जो बजट है टोटल बजट का वो सिंधिया समर्थक मंत्रियों के पास जाएगा, 40% और बाकी शेष बीजेपी के। तो फिर ये कहाँ जा रहा है, और इसको इनको रोकने की, इनको ऐसी चीजों की यदि इस तरह की परंपरा आ गई तो फिर ये आगे जाके लिए बहुत घातक होगा। और मैं भी इस विश्लेषण से बहुत हद तक सहमत नहीं हूँ कि इस लेवल पे विभागों के बजट को जोड़ के और सिंधिया खेमे को मजबूत बताया जाए। आपने बिल्कुल नई बात कही कि विभाग के बंटवारे, माने पहले तो मंत्रिमंडल विस्तार में किसके कितने मंत्री आएंगे इस पर ही बहुत पैचोखम हुए, फिर वो गुटबाजी दिल्ली तक पहुंची। उसके बाद जब मंत्रियों का शपथ समारोह हो गया तो फिर कौन सा विभाग किसको मिलेगा, महकमों को लेकर बहुत माथापच्ची हुई। और आपने एक नई बात बताई कि अब सिंधिया गुट के जो मंत्री हैं उनके विभाग के पास कुल बजट का कितना हिस्सा है। ये एकदम जिसकी भी दिमाग की उपज है उसको एक तो नागरिक अभिनंदन की जरूरत है, और नोबेल प्राइज कोई बनता हो तो जरूर उसको मिलना चाहिए कि वो इतनी बारीकी से जा रहा है। कल के दिन मेरे ख्याल से चपरासी किस महकमे में ज्यादा है, किस महकमे में साइकिलें ज्यादा हैं, इस पर भी लोग बात करेंगे। हालांकि ये हंसने की बात नहीं, लेकिन राजनीति का और चिंतन का स्तर अब इसी दिशा में जा रहा है। मैं लौटता हूँ ऋषि पंडित जी आपके पास। देवदत्त जी, बहुत सारी बातें ऋषि जी ने स्पष्ट उसमें बता दी हैं कि जो कभी राजनीति में नहीं होता था, गोपाल भार्गव की जो चिंता है उस पर भी उन्होंने कहा कि वो चिंतित भले ही हैं, लेकिन उन्हें ये पता अगर नहीं है कि मलाईदार क्या है और गैर मलाईदार क्या है तो ये भी एक तरह से आश्चर्य की बात है। लेकिन आपको लगता है कि अब जैसा ऋषि पांडे जी कह रहे थे कि किसी ने ये नहीं कहा कि उसको शिक्षा विभाग चाहिए, खासतौर से स्कूल शिक्षा, क्योंकि अगर प्राइमरी एजुकेशन को कोई दोस्त करने वाला मंत्री दिमाग में रखकर काम करेगा तो मध्य प्रदेश की प्राथमिक और जो माध्यमिक शिक्षा है वो बहुत मजबूत होगी। और वो कहते हैं ना, स्कूल शिक्षा की बुनियाद ही है प्राइमरी और मिडिल एजुकेशन। लेकिन कोई नहीं मांगता इस पर। सहकारिता की बात उन्होंने की है, कोई नहीं कहता कि हम अस्पताल का महकमा चाहिए ताकि हम अस्पतालों को ठीक करें। आपको लगता है कि अब पूरी राजनीति माल खाने की तरफ जा रही है, मालदार होने की तरफ जा रही है? किस विभाग में कितना पैसा तबादले में मिलता है और कितना % कमीशन मिल रहा है या बढ़ रहा है, ये सब अगर बीजेपी की इस राजनीति में है तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आपकी राय? बिल्कुल, आपने एक तो सही सब्जेक्ट उठाया और ये वाकई बहुत चिंताजनक है कि राजनीति में वैसे ही गिरावट आ रही है। और जिस तरीके की पिछले एक पखवाड़े से बहस चली, खींचतान चली विभागों को लेकर, ये दलों की भी गलती है और उन मंत्रियों की भी गलती है जो ऐसे विभागों के लिए जोड़ तोड़ करते रहे। दल पहले योग्यता को देखकर पद देते थे, विभाग बांटते थे। कोई चिकित्सक है, डॉक्टर विधायक बनाए तो उसको स्वास्थ्य विभाग दिया जाता था, कोई उसमें फाइनेंस में काम किया उसको वित्त मंत्री का काम दिया जाता है। इस तरह से योग्यता देखी जाती थी कि कृषक है कृषि विभाग दिया जाता था। लेकिन उन्होंने जब दलों ने ये शुरू किया कि हमें अपने वाले को अच्छा विभाग देना है, तो फिर ये जो ऊपर से जो शुरू हुआ तो फिर नीचे तो सब इसके लिए बैठे ही तैयार। पहले लोग टिकट मांगते हैं, फिर कहते कैसे मंत्री बना दो, जब मंत्री बना दो तो हमें अच्छा विभाग चाहिए। तो ये जो परंपरा शुरू हुई है और एक जो मोह और लालच का सिलसिला चल रहा है, अब इसमें दक्षता के आधार पर आज यदि विधायकों में किसी ने मांगा होता है मैं आपकी अनुमति तो मैं आपको रोकना चाहता हूँ। मंत्री कौन बनेगा ये भी मुख्यमंत्री के हाथ में नहीं रहा। अब अगर मुख्यमंत्री के हाथ में मंत्री बनाना नहीं रहा है तो ठीक है, दबाव बस सियासी संतुलन के चलते उन्होंने सब लोगों को एडजस्ट कर लिया। लेकिन अगर मुख्यमंत्री के हाथ में ये भी नहीं होगा कि वो किस को क्या महकमा दे तो फिर ये राजनीति किस दिशा में जा रही है। फिर मुख्यमंत्री जो टीम का कैप्टन है उसे पता ही नहीं कि बॉलिंग कौन करेगा, बैटिंग कौन करेगा। ये सब अगर बाहर से कप्तानी करेंगे लोग तो फिर कैसे काम चलेगा? क्योंकि ये खेल का सवाल नहीं है, ये मध्य प्रदेश या किसी भी राज्य के विकास की बात भी है। ये बहुत गंभीर मामला है। और आप देखो कि यदि मुख्यमंत्री किसी को बना नहीं सकता तो उसका बिगाड़ भी नहीं सकता। ये मंत्री को पता है कि हमें आपने नहीं बनाया, हम कहाँ से बने, तो फिर उससे नियंत्रण नहीं रहता, वो बात नहीं मानते। फिर जो अपना अपना खेमा, अपना अपना गोत्र और जो चीजें शुरू हो जाती हैं, वो जो कसावट होती है, जो लीडरशिप होती है, जो नेतृत्व होता है, वो खत्म हो जाता। फिर लय और लेंथ जो कहते हैं वो दोनों बिगड़ जाती हैं। तो मुझे लगता है कि इतनी विपरीत परिस्थितियों में जब कोरोना महामारी से लड़ना था तो जो वरिष्ठ विधायक है उनको कम से कम कुछ लोगों को तो मांग लेना था कि मुझे आयुष विभाग दो। पहले लोग लिहाज में शर्मा शर्मी में ये जरूर कहते थे कि भाई मंत्री कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा ये मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार है। फिर इसमें भी एक दो लोग सिफारिश से आते थे, दबाव से आते थे,
फिर वो संख्या बढ़कर 4 हुई, 5 हुई, 10 हुई। फिर लोग कहते थे भाई मंत्री तो बनवा दिया हमने, लेकिन विभाग कौन सा मिलेगा ये मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार है। हमें लगता है कि अब सारे विशेष अधिकार एक एक करके मुख्यमंत्री से छीनने जा रहे हैं, और इसको आप किस तरह देखते हैं ये सारी चीजों को? मैं पांडे से भी सवाल करूंगा कि अगर मंत्री बनाना और मंत्री को विभाग देना मुख्यमंत्रियों के अधिकार में नहीं है, तो फिर वो बेचारे कैप्टन किस बात के हैं? दुबे जी, आपकी बात पूरी हो, फिर मैं ऋषि जी के पास आऊंगा। और ये इस संदर्भ में यदि मध्य प्रदेश के देखा जाए कि जिस व्यक्ति को आप चौथी बार मुख्यमंत्री बना रहे हैं, इतने अनुभवी मुख्यमंत्री के पास यदि आप विभाग वितरण की स्वतंत्रता नहीं रखेंगे या उसमें 15 दिन लगेंगे, तो फिर मुझे लगता है राजनीति फिर वो जो कहते हैं ना कि डोर दिल्ली के हाथ में, वो वैसी कहानी हो जाएगी। कठपुतली मुख्यमंत्री और कठपुतली मंत्री, क्योंकि मुख्यमंत्री को अगर आप इस तरह से कसेंगे तो जाहिर है कि ऋषि पांडे जी मेरी इस बात से सहमत होंगे कि मुख्यमंत्री भी फिर ऐसे ऐसे अधिकारी उनके साथ जोड़ देंगे मंत्रियों के साथ, जैसे कहते हैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऐसा जोड़ दिया जो मंत्रियों के उल्टे सीधे फैसले नहीं मानेगा। फिर दिक्कतें होंगी, और वो दिक्कतें फिर कई बार असंतोष का रूप धरती हैं, मंत्री काम नहीं कर पाते क्योंकि फिर नौकरशाही हावी होती है। पांडे जी, अगर मंत्रियों के विभाग में भी दखलंदाजी होगी और कोई भी सीएम स्वतंत्र नहीं होगा, तो वो जाहिर है कि उनको नियंत्रित करने के लिए एक फार्मूला चला है बहुत पहले से, बहुत पुराना है, कि फिर पीएस ऐसा बैठा दो जो मंत्री को काबू में करे। आपको क्या लगता है ये सब होगा? इसका भी तोड़ होगा राघवन जी। तब उस स्थिति में ये होगा कि पीएस का नाम भी दिल्ली से तय होंगे। बिल्कुल। उस स्थिति में जब अपने समर्थक मंत्रियों को काम करने में जब दिक्कत महसूस करेंगे बड़े नेता, तो फिर ये तय होगा दिल्ली से कि फलाने आईएएस को हटा के इनकी पसंद की आईएएस इनको बिठाया। याद होगा मध्य प्रदेश की पिछली सरकार की बात करें, बीजेपी की सरकार में प्रिंसिपल सेक्रेटरी तय कराते थे कि महकमे का मंत्री कौन होगा। हाँ, एक आध ऐसा उदाहरण भी है वैसे, बट बहुत हद तक ये उस समय तक की स्थितियां राघवन जी अनुकूल थी, जब तक कि ऊपर केंद्र का नेतृत्व अनुकूल था। लेकिन अब केंद्र में नेतृत्व अनुकूल नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा फ्रीडम है, बहुत ज्यादा खुले हाथ से कोई काम हो पाएगा। वो फिर भले अफसरों की नियुक्ति का मामला, पोस्टिंग का मामला हो या जो भी हो, क्योंकि पिछले 1.5-2 महीने से जो मध्य प्रदेश की राजनीति का जो मंजर हम सबके सामने है, उसमें बहुत ज्यादा कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है कि कुछ हो पाएगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि आपने जो कहा था शुरुआत में कि कोई मंत्री ऐसा निकल कर नहीं आता जो कहता है कि मुझे आप स्वास्थ्य महकमा दीजिए या शिक्षा दीजिए, स्कूल शिक्षा, ताकि मैं मध्य प्रदेश की प्राइमरी एजुकेशन को दुरुस्त कर सकूं। इसका मतलब कि ज़्यादातर लोग, मैं सारे के सारे तो नहीं कह रहा हूं, लेकिन 90%, 95% ऐसे लोग मंत्री बन रहे हैं जिनका सुधार में कम विश्वास है, खुद को सुधारने में, खुद को ऐश्वर्यशाली बनाने में ज़्यादा है, माल कमाने में ज़्यादा है। इसमें एक बात और जोड़ूंगा जी। आप मंत्रियों और नेताओं तक क्यों इसको लेते हैं? आज के जमाने में जब बच्चा जो शिक्षा ले रहा है, उस शिक्षा में भी कहीं भी इस बात का स्थान नहीं है कि वो तो उसके बच्चों को सिखाया जाए कि बेटा तेरे को टीचर बनना है, या बेटा तेरे को पंचायत कर्मी बन के गाँव के ग्रामीण इकाई को मजबूत करना है, तो तू उस दिशा में जा। हर पेरेंट्स की इच्छा है कि उसका बेटा आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर बने। तो जो समाज का जो परिवर्तन है वही तो सब जगह रिफ्लेक्ट होगा। हम किसी एक वर्ग से अपेक्षा कर ले, हालांकि ऐसे बिरले लोग बचेंगे जो, ठीक है ना, हालांकि हम इस डिबेट को निबंध की तरफ लेकर नहीं जाना चाहते, लेकिन ये जो अभी मंत्रियों की जो पीढ़ी है वो उन बच्चों की पीढ़ी वाली नहीं है जिनके लिए पैकेज महत्वपूर्ण है। ये तो सब अभी आज की तारीख में 50 से ऊपर के ज़्यादा मंत्री हैं जिनकी उम्र 50 साल है, 45 साल है, 60 साल है। ये मेरे ख्याल से उन बच्चों के दिलो दिमाग के नहीं कि उनको पैकेज चाहिए और पैसा चाहिए। ये तो उसी समाज से निकल के आए जो सुधार की बात करके राजनीति में आए और मंत्री बने। तक का दोनों का क्रम है, परस्पर वो आरो सब सेट है, उसके हिसाब से बात होनी चाहिए वाली। पर ये ठीक बात है कि अब कोई भी ऐसे विभाग नहीं चाह रहा है जिससे कि उसकी थोड़ा सा उसका जलवा जलाल बनाए रखने, बरकरार रखने के लिए जो संसाधनों की आवश्यकता होती है उसकी पूर्ति प्राप्ति न हो। तो ये बहुत ही स्वाभाविक है, अब ये परिवर्तन आ गया है, इसको सबको स्वीकार करना पड़ेगा, गोपाल भार्गव जी को भी। बिल्कुल, मैं लौटूंगा ऋषि पांडे जी। हम कोशिश करें कि गोपाल भार्गव जी भी इस चर्चा में टेलीफोन लाइन पर जुड़ जाएं, लेकिन वो भोपाल में नहीं है,
अपने विधानसभा क्षेत्र में अगर उनसे बात होती है तो उनसे ज़रूर हम विस्तार से जानेंगे कि आखिर वो इतने नासमझ कैसे होगा कि उनको ये नहीं पता कि मालदार और मलाईदार का मतलब क्या है। लेकिन उनकी इस बात से ज़रूर इत्तेफाक हम रखते हैं कि वो कहते हैं कि कभी बीजेपी में ऐसा नहीं हुआ कि ये सिंधिया गुट के मंत्री हैं और ये भाजपा के मंत्री हैं। उन्होंने इस बात पर भी बहुत चिंता जताई है कि जो उपचुनाव होने जा रहे हैं, 25 उपचुनाव होंगे, वहाँ के जो कार्यकर्ता आते हैं भाजपा के, वो कहते हैं कि सिंधिया के कार्यकर्ता या सिंधिया के जो स्थानीय लीडर है वो हमको बैठकों में नहीं बुला रहा है या हमसे चुनाव को लेकर बातचीत नहीं कर रहा है। ये हम आपसे उनसे भी पूछेंगे और फिर मैं आपसे भी इस पर बात करूंगा। देवदत्त जी, जो चिंता ऋषि पांडे जी या गोपाल भार्गव जी ने प्रकारांतर में जताई है, हमारा कहना यह है कि उपचुनाव होने जा रहे हैं। अगर बीजेपी ने आगे बढ़कर ये इस बात को साफ नहीं किया कि जो मंत्री हैं वो भाजपा के हैं, कोई सिंधिया का मंत्री नहीं है और कोई किसी गुट का मंत्री नहीं है, ये मैसेज बीजेपी खुद दे और यही मैसेज, ये संदेश सिंधिया भी देगी। इस पार्टी में जब मैं शामिल हो गया हूं तो सारे मंत्री बीजेपी के हैं, कोई किसी का मंत्री नहीं है। आपकी राय? बिल्कुल, जैसे दूध में पानी मिल जाता है ऐसे ये मिलने की बात हो, अब तो स्पष्ट संदेश जाएगा। और नहीं अन्यथा तो जिस तरीके दूध में अगर मक्खी की तरह मिलेंगे तो फिर मक्खी की तरह लोग निकाल के बाहर भी कर देंगे। बिल्कुल। जी जी। हाँ, तो आप जिस तरह की खींचतान चली और जो मीडिया में चला जी कि सिंधिया गुट के इतने विधायकों को मंत्री बनाया जा रहा है, उनको ये विभाग दिए जा रहे हैं, वो कहीं ये चला ही नहीं कि भाजपा के 28 मंत्री बने हैं, 5 जब पहले बने तब भी कहा गया कि 3 भाजपा के हैं, 2 सिंधिया ग्रुप के हैं। तो शुरू से जो एक जो 2 धाराएं चली वो जब तक मिक्सअप नहीं हो जाएंगे, मेरे ख्याल से वो जो दो धाराएं की शुरुआत हुई थी उसी समय किसी तजुर्बेकार भाजपा लीडर को इसको रोक देना था, क्योंकि वो अंदाज लगा लेते कि ये अगर इस धारा को नहीं रोका तो आगे जाके ये गंगा जमुना की तरह अलग अलग दिखाई देंगी। तो ये मैं रुकूंगा आपको। इस समय हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर गोपाल भार्गव जी रुक गए। गोपाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राघवेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार। दरअसल एक आपका जो ट्वीट है वो हंगामा किए हुए है। इसके पहले एक और ट्वीट था अजय विष्णु का, उसने भी हंगामा किया था, लेकिन वो चूंकि सरकार के बाहर है इसलिए मेरे ख्याल से उस पर लोगों ने ज्यादा नोटिस नहीं लिया हुआ। लेकिन आपका ये ट्वीट कि मालदार क्या होता है, मालदार कौन है, और इस तरह की जो टर्मिनोलॉजी है वो सियासत में खासतौर से बीजेपी के कैंप में आ रही है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और साथ में ये भी आपने कहा है कि जो चुनाव हुआ है, होने वाला उपचुनाव, उसमें सिंधिया गुट की बात हो रही है। अब कोई गुट नहीं है, अब केवल बीजेपी का गुट है और चुनाव भी लड़ेंगे भाजपा के लोग और काम भी करेंगे भाजपा के लोग। ऐसा नहीं कि ये सिंधिया गुट के लोग काम कर रहे हैं, ये भाजपा गुट के लोग काम कर रहे हैं। अगर ऐसा होगा तो ये राजनीति के लिए नुकसानदेह है और भाजपा के लिए भी। आपकी राय? राघवेंद्र जी आप सही कह रहे हैं। आज सुबह मैंने ट्वीट किया था, मैंने फेसबुक पे भी डाला था जी। उसके नीचे मैंने ये भी लिख दिया था, मेरे निजी विचार है, ये कोई मंत्री के रूप में ना समझे, बल्कि मेरा एक भारतीय जनता पार्टी के सदस्य या एक सामान्य नागरिक के। आपने अच्छा हुआ वो सेफ साइड खेला है, लेकिन मंत्री जो भी कहता है वो मंत्री होता है, उसके निजी विचार कुछ नहीं होते। लेकिन आप चूंकि पुराने हैं, तजुर्बेकार हैं और आप उस पीढ़ी के नेता हैं, मेरे ख्याल से जिस पीढ़ी ने पार्टी को सबसे ऊपर रखा है और खुद को नीचे रखा है, इसलिए आपको तकलीफ और आपने इसलिए लिखा भी है। जी। स्मरण है जब कैलाश जी मुख्यमंत्री थे, जोशी जी, जब सकलेचा जी मुख्यमंत्री थे, उसके बाद पटवा जी जब मुख्यमंत्री थे, उसमें पटवा जी के कार्यकाल में 90 में विधायक रहा, वरिष्ठ विधायक हो गया था। पटवा जी के कार्यकाल में रहा, बाद में 2003 में उमा जी के कार्यकाल में मंत्री रहा, कैबिनेट मंत्री। उसके बाद गौर जी के कार्यकाल में रहा, शिवराज जी आए तो उनके साथ में रहा। लेकिन मैंने ऐसे शब्दों का कभी उपयोग नहीं देखा कि उमा जी ने फला फला लोगों को मलाईदार भाग दिए या पटवा जी ने ये मलाईदार भाग दिए, ये कभी हुआ नहीं। ये मैं मान के चलता हूँ कि राजनीति में शुद्धता शुद्धता ये बनाए रखने के लिए धीरे धीरे परंपरा ये बन जाएगी। क्षेत्र के लोग कहेंगे, कार्यकर्ता भी कहेंगे और भी अन्य वर्गों के लोग कहेंगे कि आपके पास तो मलाईदार भाग है। मलाईदार, भले ही उसको मलाई की छाछ भी नहीं मिली। अब उसके अंदर क्या है, बजट की सीमा है 42,000 करोड़ रुपया इस साल कम मिलेगा मध्य प्रदेश के लिए। कहाँ रखी मलाई, कहाँ की ये बात है? कुल मिला के ऋषि पांडे जी कह रहे थे कि अब इतना ही नहीं है, जो लोग वो कर रहे हैं, विश्लेषण कर रहे हैं, वो ये भी कह रहे हैं कि सिंधिया गुट के जो मंत्री हैं उनके पास 27% बजट है। अब माने आप देखिए कि जो छिद्राणु वेशन है उसका लेबल यहाँ तक आ गया है कि विभाग मंत्री किस गुट के हैं, फिर विभाग मलाईदार है कि नहीं है, और उसमें भी अब बजट कितना मिला है, यहाँ तक लोग आ गए। जी। ऐसा कालम खींच के बीच में
लकीर खींच के लेफ्ट में फला पार्टी, राइट में फला गुट, इसके लिए इतना मिला, इतने परसेंट इनका विभागीय बजट है, इतने परसेंट इनका विभागीय बजट है। मैं जहां तक सोचता हूँ व्यक्तिगत रूप से, थोड़ी बहुत बुद्धि भगवान ने जितनी भी दी है, मैं जहां तक सोचता हूँ, मेरा जमीर ही बोलता है कि हम सभी लोग मिलके यदि राजनीति में हम लोग शुचिता, शुद्धता, अच्छी और स्पष्ट पारदर्शिता की बात करते हैं, तो आप सभी लोगों के लिए मेरा निवेदन है, मेरा आग्रह है कि आप सभी लोग हमारा मार्गदर्शन, और उसमें आप ये कहें कि भाई ये सब क्या चल रहा है, ये शब्दावली बंद होना चाहिए। ये शब्दावली यदि नेता लोग प्रयोग करते हैं गलत है, यदि कार्यकर्ता प्रयोग करते हैं इनको ज्यादा मिल गया, इनको, ये कोई घर की कमाई थोड़ी है। मैं तो ये मान के चलता हूँ कि क्या छाछ होती है और क्या मलाई होती है इसमें। अगर आप सहमति हो तो मैं गोपाल भार्गव जी एक चीज जोड़ना चाहता हूँ, इसमें गलती कहीं ना कहीं पार्टी की तरफ से नहीं लगती आपको कि शुरुआत में जिस तरह से मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर खींचतान हुई और ये खबरें आना शुरू हुई कि जो सूची है उसमें सिंधिया कैंप के जो लोग भाजपा में शामिल हुए हैं वो सबको मंत्री बनना है, और उस मंत्री बनने के साथ साथ भाजपा के कितने मंत्री बनने हैं इसमें तालमेल नहीं बैठ पा रहा था। मामला दिल्ली गया, वहां से सुलझा, मंत्रियों की शपथ हुई, तो विभाग कौन से मिलेंगे इस पर झंझट हुई, और ये भी मामला दिल्ली में सुलझा। मेरे ख्याल से ये जो दो घटनाएं हैं, ये जो दो घटनाएं बताती है कि बीजेपी के भीतर अच्छा नहीं चल रहा है और इसे संभालने वाले कोई गोपाल भार्गव जैसे लोग नहीं है। नहीं, बीजेपी के भीतर सब कुछ अच्छा चल रहा है। ये पार्टी तो ऐसी है जो सबको आत्मसात करके चलती है। अनेकों गुट, मुझे याद है कि विंध्य प्रदेश समाजवादियों का गढ़ था। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी और संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी सब जो दोनों मिलके फिर सोशलिस्ट पार्टी बनी। तो ये हमारे चंद्रमणि त्रिपाठी जी से लेके कौशल सुंदर, अपने जो हमारे स्पीकर साहब रहे जो वो भी श्रीनिवास जी, अर्जुन सिंह जी, यमुना प्रसाद शास्त्री जी भी थे उस समय, प्रसाद शास्त्री, अच्युतानंद जी, सारे लोग बीजेपी में आ गए। वो धीरे धीरे इतने घुल मिल गए जैसी शक्कर में, पानी में शक्कर और दूध में शक्कर मिल जाती है, पता ही नहीं चला लोगों के लिए। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि धीरे धीरे वक्त लगेगा, लेकिन इस सब को रोकने की, टोकने की, ताकि ये अभी से ये परिपाटी परंपरा शुरू ना हो जाए जो कि भारतीय जनता पार्टी में कभी नहीं रही, कि ये इस गुट के हैं, ये उस गुट के, मुख्यमंत्री या फला नेता इसको ज्यादा चाहते हैं, इसको कम चाहते हैं। ये इसलिए व्यक्तियों के लिए नहीं, पार्टियों के लिए नहीं, ये राज्य की हेल्थ के लिए, राज्य के स्वास्थ्य के लिए, राज्य के विकास के लिए भी ठीक नहीं है। फिर ये बात चलने लगेगी ये तो फला गुट के मंत्री हैं, आप इनसे काम करवा लो, आप इनसे काम करवा लो। और अभी आने वाले जो चुनाव है उसमें भी इसमें दिक्कत आने वाली, क्योंकि अगर सिंधिया गुट और भाजपा गुट होगा तो जाहिर है कि सिंधिया के बैठकों में भाजपा गुट नहीं जाएंगे और भाजपा की बैठक में सिंधिया गुट के लोग आने में संकोच करेंगे। तो मामला बहुत गहरा है। गोपाल भार्गव जी, समय चूंकि आपसे हम बहुत देर बाद जुड़ पाए टेलीफोन लाइन पर, आपसे बहुत सारी बातें करनी थी, लेकिन समय की तंगी, आप 2-3-4 वाक्यों में अपनी बात और पूरी कर ले। हालांकि मुझे कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन समय हमारे पास बहुत कम है। जी जी, तो चलिए, गोपाल भार्गव जी से हमारी बात हुई, विस्तार से तो नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने काफी चीजों पर रोशनी डाली है। देवदत्त जी, समय खत्म हो चला है, इस मुद्दे पर हम फिर कभी और भी बात करेंगे। जब अजय विष्णु जी के मुद्दे पर बात की थी ट्वीट पर, आज गोपाल जी के मुद्दे पर बात हुई है। ऋषि पांडे जी का भी हम धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमसे बातचीत की। दर्शकों को हम बता दें कि भाजपा के भीतर एक तरह की बेचैनी है, और वो बेचैनी इस बात को लेकर है कि बीजेपी के भीतर अब 2 धाराएं चल पड़ी हैं, और वो 2 धाराएं कहां तक जाकर रुकेंगी, कहां जाकर आपस में मिलेंगी, इसका कोई अंदाजा नहीं है। अभी पार्टी के स्तर पर 25 उपचुनाव हैं विधानसभा के। अगर ये धारा को सही तरह से मिलाया नहीं गया तो इसका पार्टी को उपचुनाव में नुकसान हो सकता है, और भाजपा के भीतर गुटबाजी स्थायी भी हो सकती है। हालांकि पुराने लोग कहते हैं कि ऐसा संभव नहीं है, बीजेपी अलग ढंग रंग की पार्टी है, वहां ऐसा नहीं हो पाएगा। तो बाखबर के इस रंग को समेटते हैं और आते हैं बाखबर के अंतिम रंग की तरफ। आज हम आपसे बात करेंगे चंद्रमा के बारे में। दरअसल चंद्रमा की उम्र में के बारे में भी जो वैज्ञानिकों ने शोध किया वो कुछ नई चीज़ बताता है। नए शोध के हिसाब से वैज्ञानिकों ने जो मत व्यक्त किया वो ये कि चंद्रमा की उम्र में बदलाव करने का जो संकेत मिला है वो कितना कुछ दुनिया को बदलेगा। शोधकर्ताओं का कहना है कि चंद्रमा जितना अब तक समझा जा रहा है उससे कम उम्र का है, लेकिन इस शोध से चंद्रमा और पृथ्वी के इतिहास काल के घटनाक्रम में भी तालमेल पाया गया है। यह शोध चंद्रमा के अध्ययन और वहाँ के अभियानों के लिए मददगार साबित हो सकता है। बताया गया है कि एक उन्नत मॉडल की मदद से वैज्ञानिकों ने चंद्रमा की उम्र की फिर से गणना की और इसमें पाया कि जितना सोचा गया था वह उससे 8.5 करोड़ साल बाद आया है।
साइंस एडवांस जर्नल में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार वैज्ञानिकों ने चंद्रमा की उम्र पहले से 4.51 अरब साल से बदलकर 4.25 अरब साल कर दी है। इसमें उन्होंने 2.5 करोड़ साल ऊपर नीचे होने की संभावना जताई है। ऐसे में यह भी सवाल उठ रहा है कि क्या इस नई जानकारी से चंद्रमा के बारे में कोई और बात भी पता चलेगी या आने वाले दिनों में कोई और नया शोध आएगा जो चौंकाने वाला होगा। तो कुल मिलाकर चंद्रमा की उम्र जितनी मानी जा रही है उससे करीब 2,500 करोड़ साल कम है। बखबर में आज सिर्फ इतना ही। कल किसी और मुद्दे पर आपसे बातें तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।